हमारे देश में जितने गंदे कमेंट मुसलमानों के लिए किए जाते हैं, शायद वैसे कमेंट किसी और के लिए नहीं किए जाते, करना भी नहीं चाहिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किसी को किया जाता है तो अल्पसंख्यक है। हमारे देश में अगर किसी को सबसे ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है, उनके धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है, उनके मजहब के बारे में सवाल उठाया जाता है, जो कुछ उनकी धार्मिक किताबों में लिखा है उसको लेके तंज कसे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ये हमारे देश में होता है। बिल ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति ओका का। और उन्होंने जब ये लाइन बोल दी तो बोलने के बाद जहां तक ये बात पहुंची, क्योंकि उन्होंने भारत में नहीं बोला बल्कि न्यूयॉर्क के कोलंबिया में बोला, ये बात जहां तक पहुंची तहां तक लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या भारत में सच में मुसलमान असुरक्षित हैं? क्या भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? क्या भारत में अब लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है? अगर कोई कॉमेडियन कोई जोक मार देता है, अगर कोई कॉमेडियन कोई तंज कस देता है, कोई मीम्स बन जाता है तो उसको लेके उसके साथ हिंसा हो जाएगी, उसको बोलने की आज़ादी अब नहीं है? क्या भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? ये तमाम सवाल थे जो सोशल मीडिया समेत ट्विटर पे लेके अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे पूछे जा रहे हैं। मुझे लगा इस वीडियो को आप तक जरूर पहुंचाएं और तमाम चीज़ें क्लियरिफाई करें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा क्या बोल दिया और इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति ओका किसी पक्ष को अब सपोर्ट करने लगे हैं, या फिर उन्होंने जो कुछ बोला वो सच है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका न्यूयॉर्क के कोलंबिया में लॉ कॉलेज गए थे। वहां पे वो लॉ के स्टूडेंट को संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, और इसी एड्रेसिंग के दौरान उन्होंने कुछ चीजें बोली। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच सबसे कॉमन प्रैक्टिस है। यानी आज के टाइम में जितने अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक का मतलब आप लोग बड़े आसान भाषा में समझ सकते हो, और मैं बड़े आसान भाषा में बोलूँ तो भारत में जितने मुस्लिम हैं उनके खिलाफ हेट स्पीच यानी गलत बयानबाजी करना, ऐसी बातों को बोलना जिससे उनकी भावनाएं आहत हों, भारत में सबसे कॉमन चीज़ है। आजकल पॉलिटिशियन इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा उनको मिलता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो उग्र होते हैं, आक्रोशित होते हैं और अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। साथ ही जस्टिस ओका ने एक लाइन बोली, उन्होंने कहा कि आज जो स्टैंड अप कॉमेडी है, जो कॉमेडियंस हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी आज़ादी भी नहीं को किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई तंज कर सकें, और ये एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। उनका कहना यहाँ तक था कि अगर कोई आदमी कुछ बोलता है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता पॉलिटिशियन के अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्षमता नहीं है तो भारत स्वस्थ देश नहीं रह जाएगा। मेरे ये तमाम बातें जब उन्होंने बोली तो मैंने और मेरी टीम ने थोड़ी सी रिसर्च की और कुछ कंक्लूजन निकाल के लाए, क्योंकि उन्होंने बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को एड्रेस किए, बिना किसी पार्टी का नाम लिए बोला भले ही था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ था। इन्होंने जो कुछ बोला 100% सही बोला, नो डाउट। पहली बात तो हमारे देश के जस्टिस है, जज है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, सबसे सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर इन्होंने कुछ कहा है तो हमारे लिए वो गीता और कुरान है, उस बात पे हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्होंने जो कुछ बोला है बिल्कुल सही है। हमारे देश में आज भी जितने पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने तो बस अल्पसंख्यक का नाम लिया, क्योंकि शायद ये पूरी जानकारी नहीं रखते या फिर उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन आज ये बात सच है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनकी रोजी रोटी केवल और केवल, और उनकी पूरी राजनीति केवल और केवल किसी की भावना को आहत करके ही चलाई जा रही है। आज उनके पास, उनके मैनिफेस्टो में देखिए तो ना कोई विकास की बातें हैं, ना ही कोई ऐसी बातें जिससे भारत को आने वाले टाइम में कैसे चाइना या फिर अमेरिका के टक्कर में लाया जाए। ये तमाम चीज़ें नहीं, बल्कि हेट स्पीच है। और ऐसा नहीं कि केवल बहुसंख्यक ही ये बयान देते हैं, अल्पसंख्यकों के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपको एक बयान याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सांसद के भाई कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो इस देश में कौन बचेगा कौन रहेगा पता चल जाएगा। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। इसके बाद एक मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल होता है, एक सांसद का वीडियो वायरल होता है, जिसमें कहा जाता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। ये दोनों चीजें ही कॉमन है इस देश में, ऐसा नहीं कि एक तरफ से बोला जा रहा है।
कहीं 15 मिनट पुलिस हटाने की बात होती है, कहीं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी ये कहा जाता है, कहीं एक सांसद दूसरे सांसद की मर्दानगी पे, उसके पुरुषार्थ पे सवाल उठाता है, टिप्स दिया जाता है कि भाई कैसे बच्चा पैदा करना है, कहाँ का पान कहाँ मिलता है। और इसके बाद ये तमाम चीज़ें तो धार्मिक थी, लोग सह लेते थे कि चलो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इस देश में कोई नई नहीं है, आए दिन बहुत पहले से चलती आ रही है और ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि उस लड़ाई की एक वजह भी थी। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, मेरी धार्मिक जगह या तुम्हारी धार्मिक जगह, ये चीज़ें भारत में बहुत पहले से, इस पर अब कोई रोक टोक भी नहीं लगा सकता और ये चीज़ें कैंसर की तरह फैल गई हैं, ये नहीं रुकेगी। लेकिन इसके बाद अब एंट्री होती है दूसरी चीज़ों की। इसके बाद कुछ लोग एंट्री लेते हैं उसमें कि मेरा महापुरुष बड़ा या तुम्हारा महापुरुष बड़ा। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने संभाजी महाराज के ऊपर कौन सा तंज कसा था, राणा सांगा के ऊपर कौन सा तंज कसा गया था, इसके बारे में भी आपको बड़ा अच्छा ज्ञान होगा, और नहीं होगा तो मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सीधा सीधा कहा गया कि राणा सांगा गद्दार थे। एक व्यक्ति जिसने अपने हाथों को कटा लिया, अपने पैर को कटा लिया, अपनी आंखें फुड़वा ली, वो गद्दार है। उसके बाद किसी के धर्म के ऊपर सवाल उठाया गया इसी देश में। यहां तक कहा गया कि आपके धर्म में जो आपके धर्म को लाने वाले थे, उन्होंने एक 6 साल की बच्ची के साथ वो तमाम चीजें जो आपको याद होगी कैसे कहा गया था, उसको लेके भी भारत में काफी हिंसा हुई थी। किसी ने सीता माता के पवित्रता को लेकर सवाल उठाए, किसी ने राम के होने के सबूत मांगे, और ये तमाम चीजें पॉलिटिकल तौर पे ही हो रही। एक आम हिंदू, एक आम मुस्लिम सड़कों पे टहलता है। हिंदू जब मुसलमान को देखता है, मुसलमान जब हिंदू को देखता है, उसके दिमाग में, उसके जहन में सवाल या फिर ये ख्याल कहीं नहीं आता है कि इसको लेके हम कोई गंदा मजाक करते हैं। लेकिन वही हिंदू, वही मुसलमान जब अपने फोन को उठाता है और उठाने के बाद देखता है कि उसके फेवरेट पॉलिटिशियन ने क्या कुछ बोला है, कैसे दूसरे के धर्म को गाली दी है, कैसे हेट स्पीच दे दी है, वही हिंदू वही मुस्लिम फिर सोशल मीडिया पे एक दूसरे के धर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ न जाने क्या क्या अनाप शनाप बकता है, जिसके बारे में शायद उसे मुंह से बोलना पड़ जाए तो उसे पछतावा हो जाए, पब्लिक प्लेस पे बोलना पड़ जाए वो शर्मसार हो जाएगा, लेकिन बोलता है। और ये हमारे देश में पॉलिटिशियन की ही वजह से है। जज साहब ने इतनी सी बात बोली, मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया कि केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही नहीं, आज हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, यादवों के खिलाफ, सबके खिलाफ। और ये काम कोई आम आदमी नहीं करता, ये आम आदमी न इस बारे में सोचता है, बल्कि पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टियां ही इस बारे में कमेंट पास कर रही हैं। और ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक एक बयान अगर आप याद करके सुन लें, आप जिस भी धर्म से आपका खून खोल जाएगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। और ये हमारे देश की विडंबना है कि जब हमारे धर्म के बारे में बोला जाता है तब हमें बुरा लगता है, दूसरों के धर्म, दूसरों के मजहब, दूसरों के महापुरुष के बारे में बोला जाता है तब हमें हंसी आती है। एक शेर याद आ गया कि आजकल के लोगों का बस यही एक रोना है, अपनी है तो खांसी है, दूसरे का है तो कोरोना है। जैसे कोरोना काल में हमें खांसी आती थी तो हमें लगता था कि हमें तो बस मामूली जुकाम बुखार है, और दूसरे को आती थी तो हम कहते थे कि यार इसको कोरोना हो गया। सेम चीज है। साथ ही जस्टिस ओका ने कुणाल कामरा वाले मामले पे भी इनडायरेक्टली कुछ न कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर देश में स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं होंगे, तंज कसने वाले नहीं होंगे, मजाक उड़ाने वाले नहीं होंगे, तो फिर देश के अंदर डेमोक्रेसी कहाँ है। आपको याद होगा कि कुणाल कामरा ने इनडायरेक्टली एक जोक मारा था, एक गाना लॉन्च किया था। उससे कुछ लोगों का कहना है कि एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ये पर्सनल अटैक था, उनको गद्दार कहा गया था। इसके बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक हैबिटेट की स्टूडियो में पहुंचते हैं, वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद एकनाथ शिंदे के अपमान को लेके कहते हैं कि कुणाल कामरा माफी मांगे। कुणाल कामरा ने भी संविधान को लहराते हुए कहा कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब इसको लेके दो अलग अलग मत है। किसी का कहना है कि यार कुणाल कामरा को क्या जरूरत है ऐसी चीजें बोलने की, कॉमेडियन हो भाई कॉमेडी करो। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भाई उसने जो बोलना था बोल दिया।
एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता, एक उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक एमपी, एक सांसद, एक विधायक, अच्छे और बुरे दोनों का होता है। बदले की राजनीति, बदले की भावना नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इस मामले पे ये तक कह दिया कि क्या मोदी जी से बड़े हो गए एकनाथ शिंदे जी, क्योंकि मोदी जी ने तो अपने बयान में कहा है कि भाई मैं तो 2-4 किलो गाली रोज खाता हूँ। तो क्या एकनाथ शिंदे जी ने ये सब खुद करवाया? इस पे एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि भाई मैं क्यों भेजूंगा, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको बुरा लगा, वो चले गए, इस बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। इससे पहले हमारे देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर भी काफी मामला चल रहा था, उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ। इसके बाद राणा सांगा के ऊपर विवादित कमेंट किया गया, उसको लेके भी सांसद के घर पे सीधा सीधा हमला हो गया। फिर राम जी के ऊपर, फिर कृष्ण जी के ऊपर, विष्णु भगवान के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर आए दिन शिवलिंग को लेके मजाक उड़ाना, फिर काबा को लेके मजाक उड़ाना, फिर इस्लाम को लेके तंज कसना, उनके रिचुअल्स को लेके मजाक बनाना, फिर किसी को अहिंसक बोलना, किसी को हिंसक बोलना, किसी को बर्बर बोलना, किसी को पाखंडी बोलना, ये हमारे देश में कॉमन प्रैक्टिस है। और इसको लेके जस्टिस ओका ने जो कुछ कमेंट किया, जो कुछ कहा, उन्होंने थोड़ा सा कहा, मैं पूरा डिटेल में ब्रीफली के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कैंसर से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है। आज हेट स्पीच को लेके हमारे देश में कोई कड़े कानून नहीं है, कानून है भी तो उस मामले पे ज्यादा कार्रवाई नहीं होती। पहले आईपीसी की धारा अगर मैं गलत नहीं हूं तो 153 था, अब उसको कन्वर्ट करके बीएनएस में ला दिया गया, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, और अब इसको भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में ला दिया गया 196। इसमें मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके बाद फिर सुनवाई होती रहती है, कार्रवाई होती रहती है। और आप कोई भी दंगा उठा लीजिए, हमारे देश में जितने भी दंगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेट स्पीच जरूर उसमें इन्वॉल्व है। बिना हेट स्पीच के आज तक कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश की मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाती है और जानबूझ के बुलाती है कि वो ऐसा कुछ कमेंट पास करें कि लोग उस वीडियो को शेयर करें। शेयर करेंगे तो व्यूज बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा तो भाई पैसा मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। और यही वजह है कि हमारे देश के जो न्यूज चैनल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी लाशों पे रोटी सेकते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, कोई मौलाना किसी मंदिर के बारे में कोई कमेंट पास तो करे, कोई पंडित बैठ के किसी इस्लाम के किसी वसूल के खिलाफ, किसी नियम कानून के खिलाफ सवाल तो उठाए। वरना इस देश में बहुत सारी चीजें बिना हिंसा के भी आज तक पास हो गई हैं। बहुत सारी चीजें बिना हिंसा के भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के हो गया है। और जो भी लोग भटके हैं, जो भी लोग भड़के हैं, जिनका ब्रेन वॉश हुआ है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी हेट स्पीच का शिकार हुए हैं। और ये एक चिंता का विषय है। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से जस्टिस ओका की बात आप तक जरूर पहुंचे। और ऐसा नहीं कि जस्टिस ओका कोई नॉर्मल इंसान है, न जाने कितने सालों तक ये बॉम्बे हाईकोर्ट में रहे। इनका पूरा नाम अगर आपको बता दूं तो अभय श्रीनिवास ओका है। तो यहां से आप ये भी नहीं लगा सकते कि ये कोई मुस्लिम है, अभय श्रीनिवास है ओका, लेकिन उन्होंने कमेंट पास किया। और ये बात प्रूव भी करती है कि हमारे देश में आज भी डेमोक्रेसी कोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं जिंदा है। बाकी पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेसी खा चुकी है। खैर, आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों से भी चाहें तो वीडियो शेयर कर दें। तब तक के लिए अच्छी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।